जय भीम। मेरा नाम निर्देश सिंह है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत का बारे में जिन्होंने राजस्थान के जयपुर में जन्म लिया। 28 फरवरी 1928 को जयपुर में जन्मे माननीय वाल्मीकि दीनभाना जी देश की राजनीति में आगे चलकर उथल पुथल मचाएंगे, ये तो खुद वाल्मीकि दीनभाना जी को नहीं पता था और ना ही जयपुर की जनता को पता होगा, ना ही उन पार्टियों को पता था कि एक उस व्यवस्था में जिसको हमने सबसे पीछे रखा, जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो हमारा मल मूत्र मैला सरपट होते हैं, वो राजनीति में हमें चुनौती देंगे। ऐसी जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जन्मे। हालांकि काम करने वाला नीचे नहीं होता है, लेकिन देश की व्यवस्था ने उनको नीचे किया गया। मेहनत करने वाले को नीचा कहा, छोटा कहा। उन्होंने साबित किया कि हम नीचे नहीं हैं, हम हर स्तर पर बड़े हैं, हम संघर्ष करने में आगे हैं। वाल्मीकि दीनभाना जी जयपुर में जन्मे और वाल्मीकि दीनभाना जी महाराष्ट्र में नौकरी करने जाते हैं। 4th क्लास कर्मचारी जो DRDO के ऑफिस में कार्यरत होते हैं, वहीं पर एक और अधिकारी कार्यरत हैं। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा संयोग मिल रहा है जो इतिहास रचेंगे। एक व्यक्ति राजस्थान से आने वाला, दूसरा पंजाब से आने वाला, एक और व्यक्ति जो महाराष्ट्र का था, यानी कि 3 व्यक्ति एक जगह मिले। और मान्यवर साहब हम जिनको कहते हैं, यानी कांशीराम जी को, वो सिर्फ एक सामान्य अधिकारी कांशीराम थे, लेकिन उनको मान्यवर साहब बनाने वाले, उनके पीछे जिनका हाथ है, आज उनका जन्मदिन है। यानी कि वाल्मीकि दीनभाना जी का आज हम जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश भर के लोग मनाते हैं, जिन्होंने एक सामान्य अधिकारी को साहब कांशीराम बनाया। वाल्मीकि दीनभाना जी जब 1965 में DRDO के अंदर अंबेडकर जयंती की छुट्टी के लिए लड़ रहे थे, उस बीच उनकी मुलाकात मान्यवर कांशीराम साहब से हुई। एक 4th क्लास कर्मचारी एक लड़ाई लड़ रहा था कार्यालय के अंदर। उनकी लड़ाई ये थी कि हमें दिवाली की छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बुद्ध और अंबेडकर जयंती की छुट्टी को निरस्त करके दिवाली की छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। जब दिवाली की छुट्टी की घोषणा की गई तो वाल्मीकि दीनभाना जी ने इसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो लोगों ने जाना कि भाई ये आदमी क्यों अड़ा है, छुट्टी ही तो चाहिए, चाहे वो अंबेडकर जयंती की हो, चाहे वो दिवाली की हो, हम क्या मतलब है, छुट्टी से मतलब है ना, छुट्टी मिल रही है। लेकिन वाल्मीकि दीनभाना जी ने कहा कि नहीं, बात यहाँ छुट्टी की नहीं है, बात यहाँ महापुरुषों के स्वाभिमान और सम्मान की है। छुट्टी तो हमें अंबेडकर जयंती की ही चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कितना संघर्ष करना पड़ जाए, और आराम से हम बैठने वाले नहीं हैं। इस बात को सुनकर मान्यवर कांशीराम साहब बेहद प्रभावित हुए कि ये कौन लड़का है जो छुट्टी के लिए अड़ा हुआ है और नौकरी तक जाने की बारी है, लेकिन पीछे नहीं हट रहा है। उनकी इस हिम्मत को देखकर कांशीराम साहब ने बात करने का प्रयास किया कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, तुम 4th क्लास कर्मचारी हो, तुम्हें तो छुट्टी मिल रही है, अच्छी बात है। मान्यवर साहब से कहा दीनभाना जी ने कि बात छुट्टी की नहीं है, बात है कि छुट्टी किस वजह से ख़त्म की जा रही है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी इसलिए ख़त्म की जा रही है क्योंकि सरकारें नहीं चाहती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोग उनको जाने, उनके कार्यों को जाने और उनके बारे में क्रांतिकारी विचार पढ़कर आगे ना बढ़ जाएं। और इस षड्यंत्र को मैं अच्छे से समझता हूँ। आप अधिकारी होकर अगर नहीं समझते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। कांशीराम साहब को बहुत कमजोरी फील हुई, लगा कि अरे एक 4th क्लास कर्मचारी मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं शिक्षित होकर पढ़ लिख कर मैं अधिकारी बना हूँ और ये 4th क्लास का कर्मचारी मुझे कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है। तब कांशीराम साहब ने कहा कि भाई दीनभाना, तू इतना पागल हो रहा है छुट्टी के लिए, तो एक तो बात बता, ऐसी क्या खासियत थी डॉक्टर अंबेडकर में जिसकी छुट्टी के लिए तू नौकरी तक दांव पे लगाने को तैयार है। दफ्तर से ऑर्डर है कि अगर ये दीनभाना नहीं मानता है तो इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, और तुम कह रहे हो कि नौकरी से निकलने को तैयार हूं, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, छुट्टी तो अंबेडकर जयंती की होकर ही रहेगी। तब मान्यवर कांशीराम साहब को वाल्मीकि दीनभाना जी ने एक पुस्तक दी। जानते हो उस पुस्तक का नाम क्या है? आप सोचिए, एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक ने देश की राजनीति का स्वरूप बदल दिया, जिस पुस्तक ने मनुवाद और ब्राह्मणवाद की
ताबूत में कील ठोकने का काम किया। उस पुस्तक का नाम था जातियों का विनाश, जातियों का समूल विनाश, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित थी। इस पुस्तक को मान्यवर कांशी राम साहब को जब भेंट किया तो मान्यवर कांशी राम साहब को चोट तो लगी हुई थी उनके दिल पर, जमीर पर, कि एक 4th क्लास कर्मचारी मुझे चैलेंज कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधिकार लेकर नौकरी करके बैठ गया हूँ और मैं कुछ जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मेरी छूटी हुई है जो मैं नहीं निभा रहा हूँ? मैं नौकरी का पैसा अपने परिवार को भेजता हूँ, मैं अपने घर की पूरी जिम्मेदारियाँ करता हूँ, मैं किसी से कोई लेकर नहीं खाता, मैं स्वाभिमान के साथ जीवन जीता हूँ, सम्मान से जीवन जीता हूँ, आज मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, अच्छे कपड़े भी पहन रहा हूँ, तो दीना भाना मुझे क्यों कह रहा है कि तुम गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो? आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मुझसे छूट रही है? मान्यवर साहब की जो मन में हलचल थी, वो हलचल तो किताब पढ़ने के बाद ही शांत होनी थी। मान्यवर कांशी राम साहब ने जातियों का समूल विनाश जब किताब पढ़ी तो उन्होंने वह किताब सिर्फ एक बार नहीं पढ़ी, रात भर में 3 बार वो किताब पढ़ी, रात भर नहीं सोई। एक किताब, एक व्यक्ति और एक विचार, इन तीनों ने मान्यवर कांशी राम साहब की जिंदगी बदल दी। अगर दीना भाना नहीं होते तो कांशी राम साहब नहीं होते, और कांशी राम साहब नहीं होते तो बामसेफ, DS4 और बसपा नहीं होती। अगर बसपा नहीं होती तो जितने भी इस देश के दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित थे उनको सत्ता का रास्ता प्राप्त नहीं होता। भले ही वे वोट तो करते लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वोट देने के बाद हमारा वोट जाता कहाँ है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी नेता बन सकता है। उनकी इस विचार ने, जो वाल्मीकि दीना भाना जी थे, उनकी एक जिद ने, एक नौजवान जिद्दी लड़का जो अड़ा हुआ था, छुट्टी मिलेगी तो ही नौकरी करेंगे, अगर छुट्टी की घोषणा नहीं होती है तो नौकरी नहीं करेंगे, और हंगामा खड़ा कर दिया। एक ऐसे जिद्दी व्यक्ति ने इस देश के इतिहास को अपने जिद की दम पर बदलने का हिम्मत दिखाई, और उस हिम्मत में पूरा पूरा भरपूर साथ दिया मान्यवर कांशी राम साहब ने। राजस्थान का एक लड़का वाल्मीकि दीना भाना, पंजाब का दूसरा लड़का मान्यवर कांशी राम साहब, और महाराष्ट्र का तीसरा लड़का, तीनों नौजवान थे, नौकरी कर रहे थे, तीसरा लड़का जो महार थे, BK खारपड़े जी। तीनों दोस्त ऐसे मिले कि किसी को पता नहीं था कि ये दोस्ती इस कदर रंग लाएगी। कहते हैं ना कि दोस्ती दोस्तों को बचाती है, दोस्तों के डूबे घर को बचाती है, दोस्ती दोस्त के हिम्मत को बढ़ावा देती है। लेकिन इस दोस्ती ने आपसी बढ़ावा तो दिया ही दिया, इस समाज के हौसले को भी बढ़ावा दिया। अगर दोस्ती हो तो इन दोस्तों की तरह हो, अगर दोस्ती हो तो ऐसे तीनों दोस्तों की तरह हो जो देश की विचारधारा भी बदल दें, जो देश की राजनीति तक बदलने की क्षमता रखते हो। अगर दोस्ती हो तो DK खारपड़े और मान्यवर कांशी राम साहब जैसी हो, अगर दोस्ती हो तो वाल्मीकि दीना भाना जैसी हो। इन तीनों दोस्तों की जैसी अगर दोस्ती हो तो फिर देखिए क्या होता है इस देश में ही नहीं, इस दुनिया के अंदर किस तरह के परिवर्तन आते हैं। मैं ऐसी दोस्ती को सैल्यूट करती हूँ, और आज सैल्यूट करती हूँ वाल्मीकि दीना भाना जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले पिछड़े सबके हक हकूक़ को निष्पक्ष लड़ाई लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान के जयपुर में जन्मा एक नौजवान लड़का इस देश की राजनीति के अंदर इस तरह की हलचल कर देता है कि लोग समझौता करने के लिए ऊपर से नीचे उतर कर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे समझौता करो। कारण उन्हें पता था कि वोट बैंक इनके पास ज़्यादा है। वाल्मीकि दीना भाना साफ सफाई करने के बिल्कुल भी, सर पर मैला ढोने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहे थे। वे शिक्षा के पक्ष में थे। जिस समाज में शुरू से मैला ढोने की प्रथा जारी रही हो, जिस समाज के दिमाग में ये डाल दिया हो कि ये जो काम हम कर रहे हैं तो हमारे कर्मों का फल है, तो पुराने जन्मों के कर्मों का हमारा पाप है जो हमें अब ढोना पड़ रहा है, ऐसी व्यवस्था से लात मारकर बामसेफ का संस्थापना करते हैं, और बामसेफ की स्थापना करके पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजनों को जगाने का एक बिगुल बजाते हैं।
वो क्रांति यूं ही नहीं आई। उनके बचपन का एक दिलचस्प किस्सा और है। वाल्मीकि दीनाभाना जी के पिताजी किसी ब्राह्मण यानी उच्च जाति के, उनके जीवन की क्रांति यूं ही नहीं आई। कहते हैं ना कि ऊँट के पैर पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही दीनाभाना जी के पैर जो है पालने में दिख गए थे, यानी कि बचपन में ही दिख गए थे। दीनाभाना जी के पिताजी, उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा बड़ा दिलचस्प है। आप भी कहेंगे कि वास्तव में एक क्रांतिकारी व्यक्ति के लक्षण बचपन में भी कुछ अलग होते हैं अन्य बच्चों के मुकाबले। दीनाभाना जी के पिताजी किसी ब्राह्मण यानी उच्च जाति के घर में दूध निकालने जाया करते थे, किसी की भैंस का। उनकी भैंस का जब वो दूध निकालने जाया करते थे तो दीनाभाना जी ने पूछा, पिताजी आप काम क्या करते हो? कि बेटा मैं एक ऊंची जाति के बड़ों घर है, उनके यहाँ दूध निकालने जाता हूँ, उनकी भैंस का दूध निकालता हूँ और उनकी भैंस का गोबर उठा के आता हूँ। इसी दम पर वो हमें 2 वक्त का खाना जो उनकी जूठन बचती है वो हमको खाने के लिए मिल जाती है। इसी पर हमारा घर चलता है, हमारी गृहस्थी चलती है। दीनाभाना जी को ये बात सुनकर बड़ी ठेस हुई कि दूसरे की भैंस का दूध निकालते हैं और गोबर उठाते हैं मेरे पिताजी, तब हमारा घर चलता है। उन्होंने कहा तो मैं भैंस का मालिक क्यों नहीं बन जाता? मेरे पिताजी को किसी के घर से दूध नहीं लाना पड़ेगा, वो गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, किसी का दूध नहीं निकालना पड़ेगा। जब दूध वो निकालते हैं तो हमें कभी दूध पीने नहीं मिलता और वो दूध निकालते हैं, गोबर भी उठाते हैं। तो वाल्मीकि दीनाभाना जी ने अपने पिताजी से जिद की। एक लड़का जिद कर बैठा कि पिताजी भैंस तो चाहिए, चाहे कैसे भी करो। पिताजी ने कुछ ब्याज पर भैंस ले ली। ब्याज के दम पर भैंस खरीद तो ली, लेकिन गांव में हंगामा मच गया। आप सोचिए, जिस जाति को भैंस खरीदने का, भैंस का मालिक तक बनने का हक नहीं था, उस जाति का एक लड़का इस देश के अंदर राजनीति का इतना बड़ा परिवर्तनकारी बन जाता है। गांव में हंगामा मचा कि एक भंगी परिवार ने, जो व्यवस्था में जिसको अधिकार ही नहीं है किसी संपत्ति का हक रखने का, उसने भैंस कैसे खरीदी, वो मालिक कैसे बना? जब ये बात हंगामे में आ गई और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया तो उनको कहा गया कि तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होगा, तुम्हें समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा इस तरफ से रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने भैंस खरीदने की हिमाकत कैसे की? जब इस कदर विरोध हुआ तो कुछ ही दिन में दीनाभाना जी के पिताजी को मजबूरीवश भैंस बेचनी पड़ गई, क्योंकि समाज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था कि कोई छोटी बिरादरी का व्यक्ति भैंस खरीदे और उसका मालिक बने। सोच ये कहती थी कि सिर्फ वो सेवा करेंगे, मालिक नहीं बन सकते। आज भी बहुत सारे गांव में, राजस्थान में आज भी बहुत सारी जगह इस तरह के केस होते हैं। अभी जालोर में एक बच्चे को मटका छूने पर हत्या कर दी गई थी। तो जब इस सोच के चलते वाल्मीकि दीनाभाना जी को सामना करना पड़ा कि उनकी भैंस जा रही थी, जिससे वो बेहद प्यार करते थे, कि मेरे घर में भैंस आई, मेरे पिताजी अब मालिक है, वो किसी का गोबर नहीं उठाने जाएंगे, वो किसी और की भैंस का दूध नहीं निकालेंगे। किसी और की भैंस का दूध निकालते निकालते वो बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे घर में कभी हमने दूध देखा नहीं, अब हमारे घर में भी अपना दूध होगा। इस बात से जब सामाजिक बहिष्कार हुआ और मजबूरी में उनके पिताजी को भैंस बेचनी पड़ गई और कर्जा भी उनके सर पे चढ़ गया, तब उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद का विनाश कर दूंगा और मैं इस जातिवाद के खिलाफ पूरा जीवन लड़ता रहूंगा। जब वो युवावस्था में हुए तो वो राजस्थान से छोड़कर शहर यानी दिल्ली चले आए और दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए अचानक उन्होंने उस सभा में एंट्री की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण सुना। जब बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने सुना तो वो उनके फैन हो गए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब उन्होंने सुना और देखा, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब को अपनी आंखों से भी देखा था, सुना था, वो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुए और वाल्मीकि दीनाभाना जी फिर पूरे जीवन भर उनकी विचारधारा के लिए लड़ते रहे। ऐसे सच्चे सिपाहियों को हम नमन करते हैं। क्या वाल्मीकियों ने दीनाभाना को पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। हे मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, वाल्मीकि भगवान ने कभी तुम्हारे हाथ में कलम नहीं दी, खुद कलम चलाते रहे और तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हारा भगवान हूं।
अगर कोई हमारा भगवान है, हमारा पिता है, खुद तो कलम चला रहा है और हमसे दूसरों का मैला उठवा रहा है, तो ये हमारा कैसा पिता है? तुम्हारा भगवान अगर कोई है तो वाल्मीकि दीनाभाना है, तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि दीनाभाना ने कहा कि कूड़ा छोड़ दो, मैला छोड़ दो, कलम पकड़ लो, अपने बच्चों का जीवन सुधारो। वाल्मीकि दीनाभाना ने तुम्हें नेता बनाने के लिए, एक नेता की कलम में ताकत होती है। अगर हमें कोई काम कराना होगा क्षेत्र में तो हम नेता के यहाँ जा करके उसके लेटर पैड पर काम कराते हैं। तो किसकी कलम काम आती है? नेता की। वाल्मीकि की कलम केवल ब्राह्मणों के काम आई, ठीक है। वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी उसकी कलम केवल राम के काम आई, ब्राह्मणों के काम आई, उनके षड्यंत्र को रचने में काम आई। लेकिन दीनाभाना ने जिस कलम की बात की वो कलम आपको नेता बनाने के काम आई। और नेता की कलम जब चलती है तो जनता के लिए कानून बनाती है, जनता को मजबूत करती है। तो आप सोचिए कि आपको मजबूत करने का काम किसने किया? हे वाल्मीकि समाज के लोगों, हे मेरे वाल्मीकि समाज के वो लोग जो कहते हैं कि हमारा मसीहा वो है जिसने रामायण लिखी। मैं कहती हूँ तुम्हारा मसीहा वो है जिसने तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास रचा, पूरा जीवन संघर्ष लगाया, पूरा जीवन तुम्हें समझाने में, सुलझाने में, आगे बढ़ाने में लगा दिया। ऐसे महापुरुषों को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक दूसरों के गुलाम रहोगे, दूसरों के दास रहोगे, दूसरों के आगे जी हजूरी करते करते तुम्हारी कमर की जो हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी झुकती चली जाएगी। अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को कोई सतर उठाकर चलने की बात करता है तो वो कोई भी देवी देवता नहीं है, वह सिर्फ एक ही व्यक्ति है तुम्हारे लिए जिसने सबसे ज़्यादा जान लगाई, पूरा जीवन लगाया, वो वाल्मीकि दीनाभाना है। वाल्मीकि दीनाभाना को पढ़ना तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है। उसके बाद चाहे तुम जिसको पढ़ना जिसको मानना है तुम्हारी मर्जी पर छोड़ती हूँ। इसी के साथ जय भीम और वाल्मीकि दीनाभाना को मैं सच नमन करती हूँ कि ऐसी महान शख्सियत इस भारत में जन्मी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने हमें सत्ता के शीर्ष तक जाने का रास्ता दिया। जय भीम, जय भारत।